पॉजिटिव वर्क होता है जिस साइड में अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन को उसी डायरेक्शन में मिलता है, तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे इसको आगे की तरफ धक्का लगा रही हूँ, मतलब मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, तो आगे की तरफ फोर्स लगाने पर मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो जिसको साथ में नोट्स बनाना है वो साथ में नोट्स बना सकता है, और जिसको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क क्या होता है। नॉर्मली अपन जो भी कुछ काम करते हैं तो अपन बोल रहे हैं अपन वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ तो वो है एक वर्क कर रही हूँ। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो वो भी एक वर्क है। लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अपन वर्क को अलग से समझते हैं। फिजिक्स में जो वर्क है, वर्क की डेफिनेशन दे रखी होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो, मतलब आप उस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वह कहलाता है वर्क। तो देखते हैं अपन डेफिनेशन। विस्थापन की दिशा में बल के घटक तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य। जैसे यहाँ पे अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास अपन को गिवन है m। अगर अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये डी डिस्प्लेसमेंट आगे आ जाता है। अभी ये यहाँ पे है, जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये यहाँ से मूव होके आगे आ जाता है। तो इसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इसने डी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो जो फोर्स है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साइड में जो अपन कंपोनेंट लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के साइड में इसका कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के साइड में जो फोर्स का जो कंपोनेंट होता है, बल का जो घटक होता है, और विस्थापन के गुणनफल को अपन बोलते हैं कार्य। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साइड में कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं वर्क। जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू बल का विस्थापन की दिशा में घटक। ये जो बल है इसका विस्थापन की दिशा में अपन ने घटक ले लिया, तो ये मिला अपन को F cos थीटा, और विस्थापन के गुणनफल को, विस्थापन कितना हुआ d, तो अपन को वर्क का फॉर्मूला मिला F cos थीटा इंटू d। तो वर्क होता है F वेक्टर डॉट d वेक्टर। जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो होती है अदिश राशि। ये होती है स्केलर प्रोडक्ट, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। वर्क के लिए अपन को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपन देखते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। जो फोर्स है, फोर्स को अपन मेजर करते हैं न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करते हैं मीटर में। तो इसका इसकी जो यूनिट हो गई, इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को अपन बोलते हैं जूल। इसकी डायमेंशन हो गई, विमीय सूत्र हो गया m1L2 T-2। अब यहाँ पे अपन को कुछ दे रखे हैं, अपन को ये याद करना है। 1 जूल होता है, 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 कैलोरी होता है, वो होता है 4.2 जूल के बराबर। 1 किलोवाट होता है, उसमें होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल के बराबर। तो ये है कुछ वर्क के बारे में। अब देखते हैं अपन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर बाद में आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है। तो पॉजिटिव वर्क होता है जिस साइड में अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ इस साइड में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में। जिस साइड में फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो दोनों के बीच में अपन एंगल देख रहे हैं, एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो ऐसा वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है वो कहलाता है पॉजिटिव वर्क। यहाँ पे अपन देखते हैं वर्क होता है F वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू FD cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो वर्क मिला अपन को F इंटू d। तो ये मिला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। जिस साइड में अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो वो कहलाता है पॉजिटिव वर्क, और पॉजिटिव वर्क में एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर देखते हैं नेगेटिव
नेगेटिव वर्क। अगर मैं फोर्स तो अप्लाई कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेस हो रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 का, तो ये हुआ नेगेटिव वर्क। फिर देखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0। अब यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180, तो वर्क हुआ यहाँ पे माइनस एफ डी। तो नेगेटिव वर्क में हमेशा एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। फिर आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में होता है अगर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर एंगल 90 बन रहा है, जैसे फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऐसा वर्क होता है जीरो वर्क। जब पॉजिटिव वर्क होता है अगर एंगल अपना 0 से लगाकर 90 के बीच में होता है तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये है, अगर फोर्स मतलब फोर्स 90 डिग्री से कम एंगल पे लगना चाहिए, अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे लगेगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क होगा जिसमें थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी, तो वो होगा नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क में थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। फिर अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु को अगर सर पे उठा के आगे की तरफ चले तो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि वहाँ पे अपन के द्वारा जीरो वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बुक है, इस बुक को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और अगर यहाँ से चलूँ तो ये होता है कि जो वर्क हुआ मेरे द्वारा जीरो, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क जीरो हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स के द्वारा वर्क जीरो हुआ। जब मैं इस बुक को मेरे ऊपर रखती हूँ और आगे की तरफ चलती हूँ तो इस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क होता है वो होता है जीरो। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स को अगर अपन कंसीडर करें तो वो जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसा अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ भी अपन के सर पे रख दिया, जैसे कूली होता है, कूली सामान को लेके जाता है तो अपन बोलते हैं कूली के द्वारा किया गया वर्क जीरो हुआ, क्योंकि जो फोर्स है फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। लेकिन ये कहना गलत है। अगर अपन ऐसा बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि अपन देखते हैं जो वेट है उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कूली जा रहा है आगे की तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आगे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। अगर यहाँ पे अगर अपन कंसिडर करें फ्रिक्शन फोर्स को, अब जो ये कूली है, कूली के ऊपर रखा हुआ है सामान, अब कूली जा रहा है आगे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, और जो कूली है, कूली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा यहाँ पे जो वर्क हुआ वो जीरो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे अपन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो अपन को मिलेगा माइनस एफ एस। ये डिपेंड करता है वर्क डन जीरो कब होता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखें, अगर कूली है, कूली अपने ऊपर कुछ सामान रख के आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी लगेगा ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस टाइम भी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, तो इस टाइम भी जो वर्क होगा वो होगा जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क तो होगा जीरो, लेकिन अगर अपन फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। अभी इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो वर्क डन जीरो कब होता है और कब नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर अपन फोर्स को कंसीडर करें फिर अपन कह सकते हैं कि उसका वर्क डन जीरो है या नहीं है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F एंड फ्रिक्शन फोर्स F ऑन द मास 20 kg व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को गिवन है 0.2। तो यहाँ पे अपन को एक सरफेस दे रखा है, सरफेस पे अपन ने एक ब्लॉक रख रखा है, उसका मास अपन को गिवन है 20 kg। अब अपन उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स जब अपन अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो ब्लॉक है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। मतलब जैसे ही अपन इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये 10 मीटर आगे आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला 10 मीटर। तो अब अपन को निकालना है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ और फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपन फोर्स यहाँ पे कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का, तो फोर्स लिख देंगे अपन 100, और डिस्प्लेसमेंट जब अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे गिवन है अपन को 10 मीटर, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 10। तो अपन के पास में वर्क मिला अपन को 1000 जूल। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन तो अपन को मिला 1000 जूल। अब अपन देखते हैं सेकेंड केस। यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। अब फ्रिक्शन फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू एन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को गिवन है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा mg के इक्वल। मास इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका जो मास वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को मिला 20 जी को अपन कंसीडर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन को फ्रिक्शन फोर्स मिला 40 न्यूटन का। अगर बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 10 मीटर तो आगे अपन को मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे 40 न्यूटन का। तो यहाँ से अपन निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पे 40, डिस्प्लेसमेंट अपन को कितना मिल रहा है 10, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180। फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बना 180 का। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से अपन को मिला -400। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क अपन को मिलता है -400 जूल, और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिलता है 1000 जूल। तो यहाँ पे फोर्स अलग अलग है तो अपन को वर्क भी अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन तो अपन को मिलता है 1000 जूल। लेकिन अगर यहाँ पे अपन को फोर्स की वैल्यू चेंज कर दे, यहाँ पे पूछ रहे अपन को फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिल रहा है -400 जूल। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक दे रखा है, सरफेस पे एक ब्लॉक रख रखा है, उसका मास अपन को गिवन है 15 kg। अब अपन उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है 5 मीटर। तो अब अपन को निकालना है कि ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ और साथ में ही नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना वर्क हुआ। तो अपन जानते हैं वर्क होता है FD cos थीटा। तो पहले अपन निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। तो वर्क होता है FD cos थीटा। F फोर्स कितना लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो यहाँ पे मिलेगा m गिवन है अपन को 15 और g की वैल्यू अपन ले लेंगे 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे 5। और cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ये 15 kg का जो ब्लॉक है, 15 kg का जो ब्लॉक है, इसका जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है 5 मीटर। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90, तो यहाँ पे लेंगे अपन cos 90।
और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ये हो गया फर्स्ट का। अब देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क होता है। तो ये 15 kg का ब्लॉक है, सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स और ये लगता है परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस है इस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा परपेंडिकुलर ऊपर की साइड में। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर। तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा। फोर्स अपन को मिल रहा है, फोर्स की वैल्यू अपन को मिल रही है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगी 15G। डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है 5 और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी अपन को मिलता है 0। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी अपन को मिलता है 0। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी अपन को मिलता है 0 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी अपन को मिलता है 0, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। अगर यहीं पे अगर अपन कंसिडर करते फ्रिक्शन फोर्स को, तो अगर ये अपन देख रहे हैं जो एक्सटर्नल फोर्स जब अपन अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लॉक आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अगर यहाँ पे अपन फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करते तो अपन को वर्क डन 0 नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अपन कंसिडर कर रहे हैं ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन को, तो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए यहाँ पे दोनों में अपन को मिलता है वर्क डन 0। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।